हेलो दोस्तों, तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप लोगों को प्रगति आईएल एकेडमी के इस चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर का हम लोग दो पार्ट पीछे देख चुके थे। एक में हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग सारे टर्म को जाना था और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एनर्जी और एनर्जी के रिलेटेड उसके टाइप्स, ठीक है, ये सभी के बारे में जितने भी टर्म थे उसमें एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया था। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोगों ने यानी इस पार्ट 3 में हम लोग जो है, देखिए पीछे हम बताए थे पार्ट 2 में, जो हम पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जिससे कि हमको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो एनर्जी जो है कंजर्व होता है यानी एनर्जी जो है संरक्षित होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल एडिशन यानी उसका जो योग होता है वो एक नियतांक होता है, वो एक उसका वैल्यू जो है वो कहीं भी रखेंगे तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग पावर पे चलेंगे। तो चलिए इस पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 2 kg का पिंड पृथ्वी तल से 100 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। 2 kg का पिंड पृथ्वी तल से 100 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, तो गति के प्रारंभ में एवं 2 सेकंड पश्चात पृथ्वी की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करें। पृथ्वी के प्रारंभ में यानी गति के प्रारंभ में और बाद में 2 सेकंड बाद। देखिए जैसे यह एक भूमितल हो गया और यहाँ से 100 मीटर ऊंचा एक भवन है या कुछ भी है, यहाँ से जो है 100 मीटर से जो है 2 kg के वस्तु को नीचे गिराया जाता है, ठीक है। तो शुरुआती में जो इसका वेग होगा वह 0 होगा ना। अब इसको नीचे जब गिराया जाता है तो मान लेते हैं 2 सेकंड बाद जो है यह वस्तु आ जाता है बी पोजीशन पे। यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए और इसको बी। अब देखिए 2 सेकंड बाद मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है, कितना मीटर है वो तो बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे 2 सेकंड बाद। तो इसमें हमको निकालना क्या है, तो निकालना है इसका यांत्रिक ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए शुरुआती वेग इसका 0 हो गया, शुरुआती में वेग कितना है इसका 0, u का मान 0 हो गया। तो बताइए जब u का मान 0 तो हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों। तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें तो होता है 1/2 mv²। तो यहाँ v का वैल्यू हो गया 0, m का वैल्यू तो दिया हुआ है 2, v का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे कटेगा तो ऐसे भी कितना आ जाएगा 0, यानी 0 जूल आ गया काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसका निकालें क्या, कहाँ इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति में इसका क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। m का वैल्यू 2 kg गुना g का वैल्यू 10 और गुना हाइट कितना है इसका, तो 100 मीटर। तो कितना आ जाएगा 2000 जूल। अगर कुल इसका एनर्जी की बात करें तो कुल एनर्जी जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 0 + 2000, डेट मीन्स कितना आ गया 2000 जूल। अब देखिए ये तो आ गया 2000 जूल कब, जब यह प्रारंभिक स्थिति में था, प्रारंभिक स्थिति में, ठीक है। अब निकालते हैं 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, इसका ऊर्जा निकालेंगे। तब देखिए ऊर्जा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में तो इसका v चाहिए, वेग चाहिए। तो वेग के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वेग के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए इसका वेग निकालना है तो वेग निकालने के लिए v = u + at लगा सकते हैं। v = u + at, यानी कि यहाँ से जब वस्तु आ रहा है तो यहाँ पे gt लगेगा, ठीक है, जब ऊपर से आता है तो गति का नियम लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा v = u + gt, क्योंकि हमको जो है v नहीं पता है, क्योंकि यह नीचे आएगा तो वेग इसका कुछ होगा ना। तो v का वैल्यू निकालना है तो v = u का वैल्यू तो 0 है, g का वैल्यू 10 होता है और t का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकंड बाद, नहीं तो v बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तब यहाँ से इसका काइनेटिक एनर्जी हम ड्रॉ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो 1/2 mv²। तो 1/2 गुना v का वैल्यू 2 है,
m का वैल्यू 2 है और v का वैल्यू कितना हो गया, अब जो वेग निकला मेरा वह 20 का स्क्वायर हो गया, तो ये से ये कट जाएगा, यानी कितना आ गया 400 जूल। देखिए वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया था वह 0 आया था प्रारंभिक में, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 400 जूल। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकाले, कहाँ पे, यहाँ पे निकाल दे पोटेंशियल एनर्जी। उसका पोटेंशियल एनर्जी 2 सेकेंड बाद जो है, 2 सेकेंड बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 सेकेंड बाद क्या होगा, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है वो होता है mgh। mg का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन ये कितना हाइट पे रहेगा ये हमको पता नहीं है 2 सेकेंड बाद। तो इसके लिए भी हम क्या गति के समीकरण से निकाल सकते हैं, और गति का समीकरण हाइट निकालने के लिए कौन सा लगाएंगे, h = ut + ½ at²। आप लोग पढ़े होंगे s बराबर ut + ½ at², तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं h = ut + ½ gt²। तो h बराबर, ये तो u और t, ये तो 0 हो जाएगा, t का वैल्यू ऐसे 2 सेकेंड है 0 हो जाएगा, 1/2 गुना 10 इंटू t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 2 सेकेंड। तो देखिए इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि h बराबर आ गया 5 चौक 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर, तो इसका आ गया क्या हाइट जो है 20 मीटर। तो इसका जो प्रारंभिक स्थिति से कितना पर आएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति से यह भूमि तल से इतना है ना, प्रारंभिक स्थिति से कितना गिरा, तो गिरने के लिए इसको कितना 80 हो जाएगा ना, कितना गिरा, पृथ्वी तल से इसका ऊंचाई कितना होगा, पृथ्वी तल से ऊंचाई, क्योंकि वो ऊपर से ऊपर वाला हाइट हम निकाले हैं ना, ऊपर से गिरा है उसका, पृथ्वी तल से इसका ऊंचाई कितना होगा, तो पृथ्वी तल से अभी इसका ऊंचाई जैसे वहां पे 100 मीटर था तो हम यहाँ पे 100 मीटर दिए थे, अब इसका पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई होगा ये पता करना होगा ना। जब भी पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी निकालते हैं तो इसका पृथ्वी तल से निकालेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी तल से हो जाएगा 100 - 20, कुल 100 है तो कितना आ जाएगा 80 मीटर। अब देखिए हम यहाँ से निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो हो जाएगा mgh, यानी m का वैल्यू कितना है 2 गुना 10, हाइट कितना है 80, यानी कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी 1600 जूल। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, हम पहले भी बताए थे एक एनर्जी घटता है तो एक बढ़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी 0 था तो यहाँ 400 आ गया, यहाँ पे कितना था 2000 तो कितना आया 1600, यानी दोनों जो है क्या रहता है नियत रहता है। इसका अगर हम कुल निकालेंगे, कुल एनर्जी, ठीक है, कुल अगर एनर्जी निकालेंगे ई का वैल्यू तो हो जाएगा ई के प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400 और प्लस 1600, कितना आ गया 2000। तो आप लोगों को समझ में आ गया एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्वेटिव होता है, यानी ऊर्जा जो है क्या होता है संरक्षित होता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो समझ गए, अगर हम 4 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड बाद कहीं भी निकालेंगे तो एनर्जी का वैल्यू 2000 जूल ही आएगा, जब m का वैल्यू और ये वैल्यू दिया हुआ रहे हाइट इसका, तो ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है कंजर्वेटिव होता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे चलते हैं और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक्स पे चलेंगे। फिर जब क्वेश्चन करनी होगी तो क्वेश्चन के लिए फिर अगले जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें ओनली 4 क्वेश्चन ही होगी, सभी का एनसीईआरटी जो भी बुक हो ये सभी का हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं एक और, जैसे कि 45 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, लिखेंगे 45 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड विराम अवस्था से गिराया जाता है। 45 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड विराम अवस्था से गिराया जाता है, वह कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी, वह कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी तथा टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा। अब देखो 45 मीटर ऊंचा है ना, 45 मीटर ऊंचाई से एक 2 केजी के वस्तु को गिराया जाता है, यानी ये एक भूमि तल है, ठीक है। ये 45 मीटर ऊंचा है, 45 मीटर ऊंचा से कितना 2 केजी के वस्तु को नीचे गिराया जाता है, ठीक है। अब जब नीचे गिराया जाता है तो इसका निकालना है जो कितने समय बाद यह पृथ्वी से टकराएगी और इसका जब टकराएगी तो इसका गतिज ऊर्जा का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो हमको तो जो दिया है वो पहले निकाल लीजिए, उसके बाद उसका क्या क्या निकालना है उसके बारे में बात करते हैं। तो दिया है m का वैल्यू 2 केजी, हाइट कितना है इसका 45 मीटर, हमको निकालना क्या है टाइम निकालना है, और क्या निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब भी पता चल जाएगा तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका u का वैल्यू कितना होगा, शुरुआती समय में तो 0 ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए इसका t निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो t निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, h दिया हुआ है हाइट,
ठीक है, यानी दूरी दिया हुआ है, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 1/2 गुना 10 और t तो निकालना है और h का वैल्यू दिया हुआ है 45। ठीक है, जो दिया रहे उसका फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। अब देखिए, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में आ जाएगा 10 इक्वल टू टी स्क्वायर। जब इसको हम काटेंगे तो 5, ये आ जाएगा 9, यानी कि टी स्क्वायर बराबर आ गया 9, तो टी बराबर कितना आ गया 3, यानी कितना सेकेंड बाद वो पृथ्वी से टकराएगी, तो 3 सेकेंड बाद, यानी यहाँ पे लिख देंगे अतः वह वस्तु 3 सेकेंड बाद पृथ्वी से टकराएगी, पृथ्वी से टकराएगी। ठीक है, पृथ्वी से टकराएगी। अब नेक्स्ट इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका निकालना है वेग। तो वेग निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो वेग निकालने के लिए लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये इक्वेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा u का वैल्यू 0 हो गया प्लस g 10 गुना t का वैल्यू हम अभी निकाले थे 3 सेकेंड, यानी v का वैल्यू कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब तो हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी उसका कितना था, तो E के जो हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 गुना 2 और v का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यानी कितना जूल आ गया 900 जूल। आई होप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट और हम लोग क्वेश्चन जो है बाद में करेंगे, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। इसे आप लोग छाप लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ये क्या कंजर्वेटिव, या जैसे कि हम लोग संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शक्ति, दैट मीन्स पावर। ठीक है, शक्ति यानी पावर पढ़ेंगे। देखिए संरक्षी बल, संरक्षी बल क्या होता है, जैसा हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा था, थोड़ा देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था, यानी कि जिसका मान क्या हो जाता है, नियत रहता है। नहीं, तो संरक्षी बल वैसा बल होता है, यानी इसका अगर हम डिफिनेशन लिखे तो लिखेंगे ऐसा बल जिसके द्वारा किसी पिंड पर, ऐसा बल जिसके द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य केवल पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, केवल पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, तो पिंड पर निर्भर करता है, तो पिंड के मार्ग पर नहीं, तो इसे संरक्षी बल कहते हैं। तो इसे संरक्षी बल कहते हैं। नीचे डैश देके लिखेंगे, एक पूरे चक्र में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। एक पूरे चक्र में किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। जब कोई भी पूरा चक्र कंप्लीट कर लेता है तब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0। तो वो किसको उसको क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ठीक है, विद्युत बल, चुंबकीय बल या प्रत्यास्था बल, ये जब पूरा एक कर लेगा क्लियर, ठीक है, एक सर्कल जब पूरा क्लियर कर लेगा तो यह क्या कहलाएगा, संरक्षी बल, यानी कि इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर आएगा, यानी नियत आए। ठीक है, तो देखिए इसका हम एग्जाम्पल लेके जैसे आप लोगों को बताते हैं तो समझ में आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का योग, नहीं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा भी क्या होता है, संरक्षी, अभी हम बताए थे, वैल्यू नियत रहता है ना। यांत्रिक ऊर्जा ये क्या होता है, संरक्षी होता है। तो इसका जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें योग, या जैसे इस पे एक हम क्वेश्चन करें संरक्षी बल पे, तो क्या आएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पर पहला संरक्षी बल का उदाहरण लिख लेंगे, संरक्षी बल का उदाहरण, संरक्षी बल का एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, संरक्षी बल का उदाहरण, जैसे पहला लिखेंगे प्रत्यास्था बल, प्रत्यास्था बल, इलास्टिसिटी, या कौन सा होता है, संरक्षी होता है, इलास्टिसिटी फोर्स या इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इलास्टिक फोर्स जो होता है, प्रत्यास्था बल, पीछे हम बताए थे प्रत्यास्था क्या होता है, तो जब किसी वस्तु को हम खींचे या दबाएं,
तो फिर से वह अपनी ही स्थिति में आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यास्था बल कहा जाता है। जैसे हम एक स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को खींचते हैं और खींचने के बाद देखते हैं फिर से वो जब सर्कल पूरा कर लेता है तो उसका जो है वैल्यू 0 आता है या नहीं आता है। जैसे देखिए एक स्प्रिंग लिए, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम खींच लिए, मान लेते हैं x दूरी इसको खींच लिए F1 लगा के, ठीक है, इस पे F1 लगाएं और स्प्रिंग को हम क्या किए, खींच दिए, x की ओर खींच दिए। अब देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। अब देखिए जब हम इसको स्प्रिंग को खींचे हैं तो स्प्रिंग किधर की ओर बल लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा ना, स्प्रिंग इधर की ओर बल लगाएगा, यानी विस्थापन। जब उसको उधर की ओर खींच रहे हैं तो इस स्प्रिंग किधर की ओर बल लगाएगा, इधर, यानी अपने पीछे की ओर, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, बी से ए, जैसे ए से बी इसको हम खींचे, ठीक है, और जब हम इसको इधर की ओर खींचेंगे तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, यानी कि यह जो है बल लगाएंगे इधरे और विस्थापित भी किधर होगा, इधरे होगा। लेकिन जब इसको हम इधर खींचेंगे तो क्या होगा, इधर की ओर होगा। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो बनेगा ए से बी जाने में वह 180 का डिग्री बनेगा और बी से ए आने में जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। नहीं, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, और इधर हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए ए से बी जाने में, जब ए से बी जाएंगे तो इसके द्वारा जो किया जाएगा कार्य वह कितना होगा। तो कार्य का हम लोग फार्मूला जानते हैं, कार्य बराबर होता है, क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू, ए से बी जा रहे हैं, नहीं अभी बताए हैं, ए से बी जा रहे हैं तो 180 डिग्री, नहीं विस्थापन और इसका तो 180 डिग्री हो जाएगा। जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। विस्थापन और बल का बीच का जो होगा वो क्या 0 डिग्री होगा और इसमें क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना। तो आप देखिए ये क्या करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, तो ये एक का आ जाएगा माइनस एफ एक्स, यानी कि ये जो आ गया, जैसे x दूरी है तो f, या हम ये देखिए f हो गया और ये क्या हो जाएगा x, और cos कितना, cos 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का -1 होता है तो कितना आ गया, माइनस एफ एक्स, W1 मान लीजिए। अब B से A जाने में W2, और ये हो जाएगा एफ एस कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। विस्थापन और बल के बीच का जो एंगल होगा वह 0 डिग्री बनेगा। जिस ओर खींच रहे हैं उसी ओर उसका क्या है, विस्थापन है, ठीक है। बी से ए आने में और ए से बी जाने में, ध्यान से रखिए, ध्यान से दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो यह जाएगा f इंटू एक्स और cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा, यानी cos थीटा यहाँ लिख लीजिए और यहाँ 0 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा एफ एक्स। W2 का वैल्यू कितना आ गया, एफ एक्स। अब कुल किया गया तो W बराबर क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2, यानी कि माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स, तो कितना आ गया वैल्यू, 0 आ गया। नहीं, तो ये टोटल जो वैल्यू आ गया वह 0 आ गया। तो अगर मान लीजिए इसको हम कंप्रेस करें x भी, तब पर भी उसका वैल्यू कितना आएगा, उतना ही आएगा, x ही आएगा। तो ये हमको समझना है, यानी कि जब हम कंप्रेस्ड भी करेंगे तो फिर से वही बात होगा, जब इसको खींचेंगे इधर की ओर तो विस्थापन इधर तो 0, एक बार क्या होगा 180 होगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो समझ में आ गया, प्रत्यास्था बल जो होता है यह क्या होता है, संरक्षी बल होता है। सेकेंड, गुरुत्वीय बल का उदाहरण एक ले लेते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय बल भी क्या होता है, संरक्षी बल होता है। तो गुरुत्वीय बल का हम उदाहरण लेंगे, जैसे देखिए गुरुत्वीय बल, सेकंड लिख के देंगे, गुरुत्वीय बल लिख के डैश देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। गुरुत्वीय बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। तो गुरुत्वीय बल का अगर हम एक उदाहरण ले, जैसे कोई वस्तु m मास का है, ठीक है, उसको हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो या नीचे से ले जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से ले जाना और ऊपर से लाना, ये दोनों काम करना होगा क्योंकि हमको पूरा सर्कल पूरा करना है, ठीक है। तो एक बार जब वह नीचे से ऊपर जाएगा तो हाइट और उसका नीचे से एक बल लगेगा mg, तो उसको विस्थापन किधर की, जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हाइट तो जा रहा है ऊपर, लेकिन बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो वहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वस्तु जो है विस्थापन भी नीचे की ओर और वस्तु का बल भी किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो वहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो देखिए जब हम ए से बी, यानी कि एक वस्तु, यानी कि एक जैसे m मास का कोई वस्तु है, यह एक सरफेस m मास का कोई वस्तु है, ठीक है, इसको हम ले गए h ऊंचाई तक, ठीक है। अब h ऊंचाई तक ले गए, फिर यहाँ से इसको नीचे की ओर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बल क्या लगेगा, mg, जब हम इसको क्या लगा रहे हैं, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं,
जब ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी विस्थापन किधर की ओर हो रहा है, उधर की ओर हो रहा है, एच उधर की ओर हो रहा है। और जब इसको हम नीचे नीचे आ रहा है तो नीचे इसका mg बल लग रहा है और विस्थापन भी किधर हो रहा है, नीचे की ओर ही हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले ए से बी कर लीजिए और बी से ए कर लीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। तो ए से बी जाने में पूरा सर्कल पूरा करना होगा ना, तो ए से बी जाने में, तो ए से बी जाने में ऊपर जा रहा है ना वस्तु और नीचे की ओर बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। तो F का वैल्यू हो जाएगा mg, बल लगता है mg उस पर, विस्थापन कितना हो रहा है तो h हो रहा है, और थीटा का वैल्यू कितना है तो थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री। तो माइनस हो जाएगा mg h W1 का वैल्यू। अगर हम W2 निकाले तो इसको हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ देखिए W2 कहाँ से कहाँ तक, B से A तक। तो B से A तक आने में जो किया जाएगा वो हो जाएगा mgh कॉस 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा mgh आ जाएगा। तो टोटल जो वर्क होगा मेरा वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा, यानी माइनस mgh और प्लस mgh किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो समझ गए, गुरुत्वीय बल, प्रत्यास्था बल, ये सभी बल जो होता है क्या होता है, ये सभी बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग संरक्षी बल का उदाहरण कुछ देख लिए, अब हम लोग चलते हैं असंरक्षी बल पे। ठीक है, असंरक्षी बल तो लिखेंगे असंरक्षी बल और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर। चलिए, तो असंरक्षी बल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, संरक्षी बल में पूरा चक्र में किया गया कार्य कितना होता था, शून्य होता था। नहीं, असंरक्षी बल में क्या होगा, तो पूरा चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, यानी कि ऐसा बल जिसके द्वारा पूरा चक्र में किया गया कार्य शून्य न हो तो उसे असंरक्षी बल कहते हैं। और असंरक्षी बल में क्या सब आएगा, तो घर्षण बल, प्रतिरोधी या श्यानता बल। ठीक है, घर्षण बल या प्रतिरोधी या श्यानता बल, और बहुत सारे आ सकता है, घर्षण बल, श्यानता बल। ठीक है, ये सभी जो होता है, ये सभी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि पूरा चक्र में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य नहीं बल्कि दोगुना भी हो सकता है और अलग भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, जैसे हम इसका अगर एग्जाम्पल ले, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे घर्षण बल असंरक्षी बल है और श्यानता बल क्या है, असंरक्षी बल है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं असंरक्षी बल का, तो जैसे घर्षण बल का एक हम उदाहरण लेते हैं, घर्षण बल का। ठीक है, तो देखिए जैसे एक वस्तु यहाँ पे एम मास का कोई वस्तु है सरफेस पे, अब इस पे हम क्या लगाएं, इधर से हम बल लगाएं, तो बल लगाएं और यह विस्थापित हो गया x मीटर। कितना विस्थापित हो गया, x मीटर। अब देखिए जब यहाँ पे हम बल लगाते हैं तो इस पे जो घर्षण बल जो कार्य करता है, घर्षण बल, वो घर्षण बल इधर की ओर कार्य करेगा और विस्थापित किधर हो रहा है, उधर की ओर। घर्षण बल इधर की ओर, विस्थापित हो रहा है उधर की ओर। जब हम इस पे बल लगाते हैं उधर, तो घर्षण बल किधर लगता है, इसके पीछे। घर्षण बल इसके पीछे, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तो इधर की ओर लगा। ठीक है, विस्थापन किधर है, उधर। अब जब यहाँ पे आ गया वस्तु, ठीक है, अब जब इस पे इधर की ओर बल लगाएंगे तो घर्षण बल लगेगा इसके पीछे। ठीक है, और विस्थापन किधर होगा, इधर। यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो रहा है, अपोजिट लगता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगता है हमेशा। जब भी हम आगे चलते हैं तो पीछे, उधर से भी आएंगे तब पर भी पीछे। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे जो बल होगा वह दोनों में क्या होगा, 180 डिग्री। दोनों का एक दूसरे के क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जब ए से बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और ए से बी जाने में कार्य जो होगा, ए से बी जाने में वह क्या होगा, तो ए से बी जाने में जो कार्य होगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स और इनटू कितना दूरी x, इनटू कॉस कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम लोग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री -1, तो हो जाएगा f के इंटू एक्स माइनस में। ठीक है, W1, और B से A जाने में जो होगा W2 वो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, f के इंटू एक्स कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया ये f इंटू के, ये तो W बराबर टोटल कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2, यानी माइनस fx। ठीक है, और प्लस fx। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0, सॉरी माइनस में दोनों आया ना,
अरे दोनों 180 डिग्री होगा, सॉरी, दो इधर, जब इधर इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स उधर तो विस्थापन इधर, इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर तो विस्थापन उधर, तो दोनों 180 डिग्री होगा, तो माइनस और माइनस, तो कितना आ जाएगा -2f k इंटू एक्स, यानी कि कितना आ गया, 2 गुना आ गया ना, कितना आ जाएगा -2ke इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया वो 0 आया, नहीं आया, तो घर्षण बल क्या होता है, असंरक्षी बल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है। देखिए शक्ति क्या होता है, पावर क्या होता है, तो आई होप आप लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये सब जो बचपन में ही जानते हैं पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है। सबसे पहले अगर ये बात करें तो इसे जो है हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए हम बताए हैं, जब भी अगर फार्मूला हमको पता चल जाए किसी चीज़ का भी, तो फिजिक्स को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर जो होता है वो होता है W/T, शक्ति बराबर जो होता है कार्य बट्टा समय। ठीक है, W किसे, कार्य, और बट्टा में समय। अब देखिए इसको हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, तो T का वैल्यू हम मान सकते हैं 1, और 1 का मतलब हो गया एकांक। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, W, यानी कह सकते हैं एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, या 1 बट्टा समय इंटू W, इसको लिख सकते हैं W इंटू 1/T, और 1/T को बोलते हैं दर। ठीक है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ठीक है, यह कौन सी राशि होती है, तो यह होती है अदिश राशि। यह कौन सी राशि, अदिश राशि, यह अदिश राशि है, यानी कि तीनों कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों क्या है, अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। ठीक है, इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक, वह मात्रक क्या आएगा, तो देखिए मात्रक जो होता है वो आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कार्य का क्या होता है, इतना दिनों से हम उपयोग करते आ रहे हैं, जूल और बट्टा सेकेंड, और इसको कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है, वाट। ठीक है, जूल बट्टा सेकेंड को कहते हैं वाट, इसको W से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और एक CGS में हम, ये तो हो गया MKS में। ठीक है, और CGS में अगर उपयोग करें तो जूल को क्या कहते थे, अर्ग, अर्ग बट्टा सेकेंड। ठीक है, ये हो गया CGS में, जूल बट्टा सेकेंड। अब देखिए इसका जो है ना, ये जो वाट जो हो गया, यह छोटा सा मात्रक हो जाता है। ठीक है, यह वाट छोटा सा मात्रक हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ठीक है, इस तरह से जो है अलग अलग वाट में किया जाता है। जैसे किलोवाट में किया जाता है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में क्या होता है, तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, यानी कि 10 के पावर 3 वाट। ठीक है, या गीगावाट, मेगावाट, इसमें भी किया जाता है। मेगावाट में कितना होता है, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट यानी 1 mg जो होता है, यह होता है 10 के पावर 6 वाट के बराबर। ठीक है, ये हो गया 10 के पावर 6, या इसका उपयोग किया जाता है, मेगावाट हो गया। या एक होता है अश्व शक्ति में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गीगावाट में भी 10 के पावर 12, 9, इस तरह से जो है अलग अलग वैल्यू में भी किया जाता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति भी इसका, जैसे कि HP जो हम लोग गाड़ी वगैरह में, यांत्रिक में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, एक अश्व शक्ति जिसको कहते हैं HP हॉर्स पावर, यह होता है 746 वाट के बराबर। ये सभी जो है, ये सभी के द्वारा क्या मापा जाता है, शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, तो शक्ति क्या होता है, तो समझ गए होंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल यानी कि वाट, जूल पर सेकंड यानी कि वाट होता है, या अर्ग पर सेकंड होता है CGS में। ठीक है, इसका उपयोग किलोवाट में किया जाता है, क्योंकि यह छोटा मात्रक हो जाता है। मेगावाट में, गीगावाट में, इस तरह से जो है अलग अलग वाट में किया जाता है। ठीक है, और एक अश्व शक्ति में भी उपयोग किया जाता है। एक अश्व शक्ति यानी HP जो होता है 746 वाट, यानी यांत्रिक जितने भी गाड़ी वगैरह होते हैं इसमें दिया रहता है, HP में ही दिया रहता है। इसका नेक्स्ट विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसकी विमीय सूत्र जो होगा, देखिए कार्य का हम पीछे बताए थे, क्या था, ml स्क्वायर T के पावर -2 था, और बट्टा में आ जाएगा T, तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर T के पावर
3। ये किसका विमीय सूत्र हो गया? तो ये हो गया इसका कार्य का, किसका हो गया? ये शक्ति का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एक और इसमें फार्मूला जैसे उपयोग किया जाता है, उस फार्मूला के बारे में जानते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट एक फार्मूला इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि न्यूमेरिकल में दे देता है कभी कभी। देखिए फार्मूला इसका ड्राइव करते हैं, तो इसका फार्मूला एक जैसे हम लोग जानते हैं अभी डब्लू क्या होता है, P बराबर W/T, और एक और हम लोग जानते हैं W बराबर जो होता है FS cos थीटा होता है। यहाँ W के जगह हम FS cos थीटा रख सकते हैं और बट्टा में T, F इंटू S/T इंटू cos थीटा इसको लिख सकते हैं। तो S/T क्या है? विस्थापन बट्टा समय V होता है, विस्थापन बट्टा समय क्या होता है? V होता है, तो V इंटू cos थीटा। अब देखिए हम पढ़े थे वेक्टर में क्या पढ़े थे? तो cos थीटा जो होता है इसको हम डॉट यानी कि वेक्टर के रूप में लिखे तो ये क्या हो जाएगा? F डॉट ये और बराबर हो जाएगा, यानी F डॉट डॉट का मतलब cos थीटा यहाँ से हट जाता है, यानी शक्ति बराबर हम क्या बोल सकते हैं? शक्ति बराबर बल गुना वेग, बल इंटू वेग। ठीक है, तो ये भी फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसको भी हम लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे इसको भी। ठीक है, यदि थीटा का वैल्यू 0 हो तब क्या होगा? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब भी क्या आ जाएगा? P बराबर FV cos 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो ये आ जाएगा FV। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद शक्ति खत्म। चलिए जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे, 60 kg द्रव्यमान का एक लड़का भूतल से 2 मिनट में 20 मीटर ऊंचे भवन पे चढ़ जाता है। 60 kg द्रव्यमान का एक लड़का भूतल से यानी भूमि से 2 मिनट में 20 मीटर ऊंचा भवन पे चढ़ जाता है, तो लड़के द्वारा निर्गत औसत शक्ति ज्ञात करें। तो मतलब लड़के द्वारा औसत जो उसका शक्ति है वो बताना है। ठीक है, यानी एक लड़का है भूतल से कितना जाता है? भूतल से 20 मीटर ऊपर जाता है। ठीक है, कितना टाइम में जाता है? तो टाइम उसको कितना लगता है? टाइम लगता है 2 मिनट। जाने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। ठीक है, और वो कितना केजी का है? तो वो लड़का जो है वो है 60 केजी का। अब बताइए m का वैल्यू कितना हो गया? m का वैल्यू हो गया 60 केजी। ठीक है, और यहाँ पे जो गया s का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 20 मीटर, यानी यहाँ पे लगाएंगे हम h। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई है, और टाइम कितना लिया? तो 2 मिनट। तो इसको तो हम पहले सेकंड में बदलेंगे, तो 60 से गुना कर लेंगे तो 120 सेकंड हो गया। अब निकालना क्या है? शक्ति। तो पावर बराबर होता है W/T। अब वस्तु जा रहा है ऊपर की ओर, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य होगा mgh। ठीक है, तो mgh हो गया, और बट्टा में समय कितना है? तो हो जाएगा t। ठीक है, तो mgh, m का वैल्यू ये हो गया गुना 10 और गुना h का वैल्यू 20, आज समय कितना हो गया? 120। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 बार में, 6 से 10 बार में, यानी कि कितना आ गया? 60 वाट। ठीक है, कितना आ गया? 10 ताई, अच्छा ये कट गया ना, 6 से 6, तो 100 वाट ना, 100 वाट इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कितना लगेगा? 100 वाट लगे, 100 वाट उसका क्या हो गया? शक्ति हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, या एक और क्वेश्चन क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।